हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और, बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन सब्सक्राइबर के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे उन लोगों ने प्रेस नहीं किया है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मेरे जो भी नए वीडियो है वो तुरंत उन वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिससे आप उसे तुरंत देख पाओगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो उसे प्रेस जरूर करेंगे और अधिक से अधिक उसे शेयर करेंगे। ओके, तो हम अपने आज की इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आज से आपके पास इंडियन ज्योग्राफी का एक वीडियो कंटिन्यूअस आएगा। ओके, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप पिछले लेसन का अगर याद हो, अगर आपको, या फिर पिछले लेसन में आप जाके देख भी सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, अपने लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने भारत का जो क्षेत्र था उसे 4 भागों में विभाजित किया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था दक्षिण का पठार, तीसरा था उत्तर का विशाल मैदान और चौथा था तटीय मैदान। ओके, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया, दक्षिण का पठार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है उत्तर का विशाल मैदान। तो इस वीडियो में मैं आपको उत्तर के विशाल मैदान के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी। ओके, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बना रहे हैं तो उसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर यह बताया था, उत्तर का विशाल मैदान जो है, प्राचीन काल में जो 33 भूसंध नदी थी उस पर लगातार दबाव के चलते, उस पर अवसादों के जमा होने के कारण हिमालय का निर्माण होता है। और हिमालय के ठीक दक्षिण में हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं और हिमालय के दक्षिण में एक मैदान है और उस मैदान का नाम है उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर का विशाल मैदान अगर हम देखें तो इस मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य है। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात जो मैंने अरावली पर्वत, मालवा पठार, ये सारे जो दक्षिण का पठार का मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं बताई थी, और फिर दक्षिण की ओर मैंने आपको सारे क्रम बता दिए थे। ओके, तो जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका विस्तार या इसकी अवस्थिति की बात करें तो इसकी अवस्थिति हिमालय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के मध्य स्थित है। यूपी का भाग, बिहार का भाग, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, दिल्ली का जो क्षेत्र है, ये सारा उत्तर के विशाल मैदान में आता है। आप मैप में देख लेंगे। ओके, आप सुने होंगे, आपने सुना होगा कि इन क्षेत्रों में ज्यादा कोई पर्वत नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियां ना कहीं कहीं पर हो, लेकिन कोई यहाँ पर पर्वत का विस्तार नहीं है, ये एक समतल मैदान है। ओके, इसी कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के क्षेत्र को देखें तो ये अत्यधिक उपजाऊ होता है, उपजाऊ क्षेत्र है। और गेहूं को ले ले, चावल को ले ले, पश्चिम बंगाल में चावल, गेहूं, यूपी में अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वत या पठार का विस्तार नहीं है। ओके, ये आप समझ गए कि इस मैदान का विस्तार हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां मतलब गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, ये सारी नदियां, तथा देखिए गंगा नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहकर जो उत्तर का विशाल मैदान है वहां से गुजरकर और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी प्रकार जितनी भी नदियां निकलती हैं हिमालय से और दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, और कोई पूर्व की ओर तो कोई सहायक नदियों के साथ मिल जाती हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बारे में नहीं सोचेंगे। आप दक्षिण के पठार का उत्तरी भाग जो मैंने बताया था, मालवा पठार, अरावली पर्वत, ठीक है, ये सारी जो मैंने पठार बताए थे, इनमें से मैंने ये बताया था कि जो दक्षिण के पठार का उत्तरी सिरा है, यहां पे मैं बना देती हूं, लगभग दक्षिण के, ये मानते हैं दक्षिण का पठार है, तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण के पठार का जो उत्तरी सिरा है इसका ढाल उत्तर की ओर है। ओके, और यह बताया था कि जो इसका दक्षिणी सिरा है इसका ढाल पूर्व की ओर है।
इसीलिए इसके उत्तरी सिरे से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और दक्षिणी सिरे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां प्रवाहित होकर पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ओके, तो ये जो नदियां उत्तर की ओर जाती है कौन कौन सी, चंबल, काली सिंध, शिप्रा, ये सारी नदियां जो उत्तर सोन, ये सारी नदियां क्या होती हैं, दक्षिण के पठार से निकलकर और उत्तर की ओर चली जाती हैं। तो मैंने बताया हिमालय से निकलने वाली नदियों और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के बिछा देने से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ओके, यहाँ पर लिखा भी है हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। देखिए नदियां क्या करती है, अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि बहाकर ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर पहाड़ों या पर्वतों के बीच से गुजर रही है तो वो पहाड़ या पर्वतों को भी काट देती हैं। ओके, तो ऐसे ही क्या था, जो नदियां निकली हिमालय से और दक्षिण भारत की नदियों ने मिट्टियां, ढेर सारी मिट्टी बहा कर ये ले आई ये नदियां, और उस जगह पर क्या हुआ, पूरी मिट्टी बिछा दी। ठीक है, और ये मिट्टी बिछा देने से एक मैदान का निर्माण हो जाता है जो अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र इस मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। अगर हम ढलान की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि देखिए हिमालय, ये आपको पता होगा कि हिमालय का जो क्षेत्र है और हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है वो ऊंचा जगह है। ठीक है, ऊंची जो हिमालय की जो आसपास की जो एरिया है वो ऊंचा होगा, और उससे जब हम नीचे आते जाएंगे, उससे दूर आते जाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे होगा। देखिए हिमालय या कोई भी पर्वत एक साथ स्टार्ट नहीं हो जाता है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये हम चल रहे हैं और ये एक साथ स्टार्ट हो गया ये पर्वत, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है, ये करके, और फिर ये अत्यधिक ऊंचाई तक जाता है। ओके, तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर हम ढलानों की बात करें, ढलानों के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो इसका भाग है इसे कहते हैं भाबर प्रदेश। पहला भाग है इसे कहते हैं भाबर प्रदेश। दूसरे भाग को कहते हैं तराई प्रदेश। तीसरे भाग को कहते हैं बांगर प्रदेश और चौथे भाग को कहते हैं खादर प्रदेश। ये लगभग उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है। हिमालय से नीचे आएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर का ये क्रम है। सबसे पहले भाबर, याद रखिएगा, पूरा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाबर प्रदेश की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे आप भाबर प्रदेश। लिखेंगे भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणतम चोटी, सबसे दक्षिणतम श्रेणी, सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी के जैसे ही हम दक्षिण में आएंगे वैसे ही उत्तर के विशाल मैदान का प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो शिवालिक के जैसे ही हम नीचे आते हैं तो वहां पर जो प्रदेश है इसे कहा जाता है भाबर प्रदेश। ओके, इसी कारण भाबर प्रदेश को एक और नाम दिया गया है और इसे कहते हैं शिवालिक का जलोढ़ पंख। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे कि भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझने के लिए है, पहले समझिए। देखिए कोई भी पर्वत, सपोज दैट ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है और इससे कोई नदी बह रही है, ये इससे कोई नदी बह रही है, हिमालय ही मानते हैं, और गंगा नदी यहाँ से निकली। गंगा हालांकि गंगा के नाम से नहीं निकलती, ये कई सारी नदियों के रूप में निकलती है, कई सारी मतलब आके मिलती है नदियां, और ये लास्ट में जाकर एक जगह पर गंगा कहलाती है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको केवल समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ से नदियां निकलती हैं। और पर्वत तो ऐसा होता नहीं कि पर्वत एकदम सीधा सा, एकदम यहाँ पर ना तो मिट्टी ना तो कंकड़ कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं होता ना। पर्वत में पत्थर, मिट्टी, कंकड़, बालू, मतलब हर अवशिष्ट, इसमें अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। जब ये नदियां बहती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर भी क्या करती हैं, ले आती हैं। और अगर नदियों की बात ना भी करूं तो देखिए पहाड़ में अगर ये कोई पत्थर रखा हुआ है,
तो हवा, बारिश, कोई भी कारण हो सकता है, उससे ये क्या होगा, पत्थर धीरे धीरे लुढ़कते हुए कहां पर आ पहुंचेगा, ये भूमि पर आ पहुंचेगा। ठीक है, और अपने से गिरता है, और उसके अलावा नदियों द्वारा भी बड़े बड़े पत्थर क्या कर लिए जाते हैं, लुढ़कते हुए उनके माध्यम से भूमि पर बिछ गए हैं। ठीक है, एकदम शिवालिक के गिरिपाद पर, एकदम उसके आधार पर, जो इसकी भूमि जहां से शुरू होती है वहां पर, जिस क्षेत्र का नाम है भाबर, मैं भाबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर बिछ गए हैं। अब इससे क्या होगा, मानते हैं ये है शिवालिक या ये है हिमालय। हिमालय पर्वत से जो भी नदियां आती हैं दक्षिण की ओर, ये है उत्तर दिशा और ये मानेंगे दक्षिण दिशा। दक्षिण की ओर जो भी नदियां आती हैं, ये नदियां आती हैं, तो क्या होगा, जैसे ये भूमि पर प्रवेश करती है तो ये जो पत्थर है, अब इतने विशाल ये चट्टाने, इतने विशाल पत्थर हैं कि इन पत्थरों के नीचे नीचे बहती हुई निकल जाती हैं और ये स्पष्ट आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। आया समझ में? जो ये नदियां हैं ये दक्षिण की ओर आकर, अच्छे से बना देती हूं, ये मानेंगे हिमालय है और ये कई सारी चट्टानें लुढ़कती हुई यहाँ पर भाबर प्रदेश में जमा हो गई हैं और यहाँ से एक नदी बह रही है और ये नदी जैसे ही भूमि पर आती है तो ये पत्थरों के, चट्टानों के नीचे नीचे बहती हुई निकल जाती है और हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाबर प्रदेश में आकर नदियां लुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। वो कोई मैजिक नहीं होता, नदियां लुप्त नहीं होती, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य क्या हो जाती हैं, बहती है, जो हमें स्पष्ट आंखों से दिखाई नहीं देती। आगे समझ में? कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप सेकंड पॉइंट क्या डालेंगे कि भाबर प्रदेश में आकर नदियां क्या होती है, लुप्त हो जाती है, और इसका रीजन भी आप लिख लेंगे, क्योंकि अगर भूल जाएगा तो फिर आपको ये मैजिक ही लगेगा कि यहाँ पर आकर नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो भाबर प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। मैंने हिमालय का वर्गीकरण जब बताया था आपको, तो मैंने नदियों के आधार पर भी वर्गीकरण बताया था, तो उसमें आप जाकर देख लेंगे कि सिंधु और तीस्ता की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। भाबर प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है, सिंधु से तीस्ता नदी तक। नोट कर लेंगे, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, सिंधु से तीस्ता नदी तक का जो मैदान है, विस्तार इसका है, या मैदान इसका भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ओके, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका भाबर प्रदेश। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर हम आते हैं नीचे तराई प्रदेश। तराई आपने नेपाल की तराई, ठीक है, तराई आपने नाम तो जरूर ही सुना होगा। ओके, गौतम बुद्ध का भी जन्म नेपाल के तराई में ही हुआ था। तो तराई क्या है, तराई जो है वो अत्यंत समतल मैदान है। ओके, भाबर प्रदेश शिवालिक के एकदम नीचे है। जैसे ही हम शिवालिक के नीचे जाएंगे हमको सबसे पहले भूमि में भाबर प्रदेश मिलेगा। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों की वजह से वो जो क्षेत्र है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है, भाबर प्रदेश। ठीक है, उसके आगे जब हम जाते हैं, उसके दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं, भाबर प्रदेश के दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो जो हमको भूमि दिखाई देती है, भूमि बिल्कुल समतल दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर ना कोई पहाड़ ना कोई पर्वत, कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर देखिए, अगर कोई ढलान हो, सपोज दैट ये भूमि है, भूमि की ढलान ऐसे भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ऐसे भी हो सकती है। इससे नदियां क्या होंगी कि नदियां अगर ऐसे बह रही है तो वो ढलान की ओर, ढलान के सहारे आगे निकल जाएंगी। ओके, फिर अगर इधर ऊंचाई हो गई और इधर ढलान आ गई तो नदियां फिर यूं बह जाएंगी, मतलब ढलान के सहारे नदियां बहती हैं। लेकिन एक ट्विस्ट की बात यह है कि तराई प्रदेश में ऐसी कोई ढलान नहीं है, मतलब कि यहाँ की जो भूमि है वो बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन है। जब प्लेन सरफेस पे नदियां बहेंगी, आप पानी लो और एकदम प्लेन सरफेस पे उसको डालो, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं रहेगी, वो हर दिशा में क्या करेगा, अपना मार्ग बदलता जाएगा। कुछ ऐसा ही तराई प्रदेश में भी होता है। नदियां, सपोज दैट कोई नदी आ रही है
और यहाँ पर एकदम प्लेन सरफेस है, कोई ढलान नहीं, कोई इसकी दिशा नहीं, तो ये इसका कुछ भाग इधर बह जाएगा तो कुछ भाग इधर बह जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा, ये शाखाओं के रूप में एकदम बढ़ जाती है और इसके कारण तराई क्षेत्र में दलदल का निर्माण हो जाता है। अगर कोई पूछता है तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र क्या है, एक दलदली क्षेत्र है और यह क्षेत्र जैव विविधता के बहुत बड़े भंडार होते हैं। ओके, घने घने जंगल पाए जाते हैं तराई क्षेत्रों में, खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हालांकि अब जंगलों को काटकर खेती के लिए भूमि बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये खेती के लिए उपयुक्त ये भूमि नहीं होती है। ओके, ये एक दलदलीय क्षेत्र है और नदियां यहाँ पर आकर, जो नदियां भाबर में लुप्त हो जाती हैं, वही नदियां आगे आकर तराई क्षेत्रों में दिखाई देने लगती हैं। कैसे दिखाई देने लगती हैं? भाबर में क्या था, कंकड़ पत्थर थे, आगे चलती है नदियां, आगे इनको प्लेन भूमि मिल जाती है और हमें नदियां दिखाई देने लगती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सा क्षेत्र है जहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं, तो इसका आंसर होगा भाबर प्रदेश। और यदि पूछता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर नदियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं, तो वह कौन सा प्रदेश है, तराई प्रदेश। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं। हाँ, और फिर ये तराई क्षेत्र जो है समतल है, समतल के अलावा नदियां आती है, जब नदियां आती हैं और नदियां अपने साथ, देखिए यहाँ पर पत्थर थे, ओके, भाबर प्रदेश में पत्थरों से होकर जब नदियां निकलती हैं तो अपने साथ कई छोटी छोटी महीन क्या मिट्टियों को लेकर आती हैं और चारों तरफ क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं तराई प्रदेशों में आकर और चारों ओर क्या, एक महीन मिट्टी का निर्माण कर देती है, अत्यंत चिकनी मिट्टी का निर्माण कर देती है। दलदली जो भूमि होगी, दलदली भूमि में आप देखेंगे बहुत महीन चिकनी मिट्टी का निर्माण हो जाता है वहां पर। मतलब अगर आप एक बार आपका अगर पैर उस पर धंस जाता है तो आप उसमें नीचे धंसते ही चले जाते हो। ठीक है, तो तराई प्रदेशों में महीन मिट्टी पाई जाती है और ये अत्यंत घना क्षेत्र है, मतलब वनों से भरपूर क्षेत्र है, जैव विविधता के बहुत बड़े भंडार हैं, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे समझ में। अब हम आगे चलते हैं। आगे है थर्ड नंबर आपका बांगर प्रदेश। थर्ड है आपका बांगर प्रदेश। बांगर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बांगर प्रदेश जो है वो नदियों के दोआब क्षेत्रों में पाया जाता है। बांगर प्रदेश हमेशा, बांगर क्षेत्र, बांगर मैदान नदियों के दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र में बांगर प्रदेश हमेशा पाया जाता है। पहला लिख लेंगे जो मैंने बोला कि बांगर प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दो नदियों के दोआब के क्षेत्र में पाया जाता है। उदाहरण गंगा यमुना का दोआब। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, बांगर प्रदेश अपेक्षाकृत ऊंचा है। बांगर प्रदेश अपेक्षाकृत ऊंचा है जिसके कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है। बांगर प्रदेश अपेक्षाकृत ऊंचा है जिसके कारण प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि बांगर प्रदेश जो है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है बांगर प्रदेश। अब लिखेंगे, चूंकि बांगर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, अतः उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वह नई नहीं हो पाती, अर्थात बांगर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या लिखेंगे? बांगर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो ऊंचा है। देखिए, ऊंचा होगा तो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा। बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा, देखिए मिट्टी जो है वो नई कैसे होती है। देखिए, अगर आप गंगा के किनारे जाएंगे, वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी क्योंकि वहां की उर्वरता हमेशा बनी रहती है। और उर्वरता क्यों बनी रहेगी? क्योंकि नदी द्वारा नई मिट्टी बहाकर नदियां जो है नई मिट्टी बहाकर वहां पर बिछा देती हैं, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। इस क्षेत्र में क्या है, नदियां पहुंच नहीं पाती, नई मिट्टी पहुंच नहीं पाती, वही पुरानी जो जलोढ़ है वही यहाँ पर पाई जाती है। इस कारण बांगर प्रदेश को पुरानी जलोढ़ मृदा का स्थान भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह बांगर प्रदेश या बांगर प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है, नवीन मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा। तो कौन सी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा। ये हो गया, ये नोट कर लेंगे।
उसके बाद बांगर जो क्षेत्र है, जो बांगर मैदान है, इसके 2 क्षेत्रीय विभाजन भी किए गए हैं। बांगर मैदान के 2 क्षेत्रीय विभाजन भी किए गए हैं। ये देखिए, इसका पहला विभाजन जो है, पहला भाग है, ये कहलाता है बारिंद का मैदान। लिखा हुआ है बारिंद का मैदान। जो दूसरा क्षेत्र है इसका, यह कहलाता है भूर का मैदान। क्या कहलाता है? भूर का मैदान या भूर प्रदेश। ओके, बारिंद मैदान की क्या विशेषता है? जो बारिंद का मैदान है यह गंगा और बंगाल का, आपने डेल्टा का नाम सुना होगा, बहुत विशाल डेल्टा है। तो बारिंद का मैदान किसे कहते हैं? जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा है उसे ही कहा जाता है बारिंद का मैदान। ओके, सॉरी, कहा नहीं जाता, बंगाल के डेल्टाई भाग में स्थित है बारिंद का मैदान। बंगाल के डेल्टाई भाग में स्थित है बारिंद का मैदान, तो ये आप नोट कर लेंगे। ओके, इसे बारिंद का मैदान क्यों कहते हैं, या फिर इसका नाम क्यों दिया गया, इसका विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि इतना अधिक इस क्षेत्र का अपरदन हुआ है कि अपरदन के कारण जो वहां का जो क्षेत्र था वहां पर लैटेराइट मिट्टी बिछ गई है, मतलब लैटेराइट मिट्टी की अधिकता हो गई है। इस कारण इसे बारिंद का मैदान करके इसका क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया है। याद रहेगा, बांगर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय विभाजन है, एक बारिंद का मैदान और एक भूर प्रदेश। जो बारिंद का मैदान है वह बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर अत्यधिक अपरदन के कारण क्या हुआ है? लैटेराइट मिट्टी की अधिकता हो गई है। ओके, तो ये लिख लेंगे और सेकंड डालेंगे भूर प्रदेश। भूर प्रदेश का निर्माण बारिंद मैदान के उत्तर में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में हुआ है। भूर प्रदेश का मैदान बारिंद के मैदान के उत्तर में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में हुआ है और भूर प्रदेश जो है ना, यह बारिंद के मैदान की अपेक्षा ऊंचा भाग है और यह दोआब क्षेत्र में कटकों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कटक का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे नदियों वाले चैप्टर में। तो भूर प्रदेश जो है ये इसके उत्तर में पाया जाता है, बारिंद के मैदान के उत्तर में पाया जाता है भूर प्रदेश, और ये क्या है? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में कटक के रूप में स्थित होता है। देखिए, जनरली लोग ये दोनों चीजें नहीं पढ़ते, बांगर का विभाजन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में कब क्या क्वेश्चन पूछ लेगा ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप हर चीज पे एक बार कम से कम नजर तो जरूर मार लीजिए। ओके, फिर इसके बाद देखिए, बांगर काफी बड़ा है, बांगर काफी इंपॉर्टेंट है। बांगर क्षेत्र में मैंने आपको बताया यहाँ की मिट्टी थोड़ा अनुपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा है और इसके अलावा बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता। इस कारण क्या हुआ है कि यह एक अनुपजाऊ क्षेत्र हो गया है। अब अनुपजाऊ होने के कारण क्या किया जाएगा? देखिए, किसी मिट्टी में नमी कम है, किसी मिट्टी में कमी है, किसी पोषक तत्वों की कमी है, तो वहां पर खाद का उपयोग करेंगे, सिंचाई का उपयोग करेंगे। ऐसा ही कुछ बांगर मृदा के साथ हुआ है, बांगर क्षेत्र के साथ हुआ है। यहाँ पर इतनी अधिक सिंचाई कर दी गई है कि देखिए, सिंचाई करने से क्या होगा? जल में क्या पाया जाता है? जल में पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि के लवण पाए जाते हैं। और जैसे ही आप मिट्टी में सिंचाई होती है, देखिए थोड़ा बहुत सिंचाई होना नॉर्मल है, इतनी ज्यादा यहाँ पर सिंचाई हुई है कि ऊपर जो मिट्टी की मृदा की जो ऊपरी परत है ना, यहाँ पर नमक के समान एक सफेद परत छा गई है। ओके, बांगर क्षेत्र में इतनी अधिक सिंचाई हुई है कि वहां पर मृदा के ऊपरी क्षेत्रों में क्या हुआ है, ऊपरी सतह में क्या हुआ है, नमक के समान सफेद परत छा गई है। और इस क्षेत्र को जहां पर ये परत छा गई है, इसे कहते हैं रेह या कल्हर। रेह या कल्लर, इसे रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि लेह या कल्लर का निर्माण या ऐसे क्षेत्र किस क्षेत्र में, किस मैदान में पाए जाते हैं? तो ये आप बता देंगे, बांगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालेंगे, खादर क्षेत्र। अगला पॉइंट डालिए, खादर क्षेत्र।
खादर क्षेत्र, पहला पॉइंट लिखेंगे, खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा से बना क्षेत्र है। खादर क्षेत्र का निर्माण नवीन जलोढ़ मृदा से हुआ है। ओके, अगला पॉइंट डालेंगे, क्यों हुआ है नवीन जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण? क्योंकि खादर क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचे का क्षेत्र है, अपेक्षाकृत बांगर के अपेक्षाकृत नीचे का क्षेत्र है, और इस कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल इन क्षेत्रों में पहुंचता है और नदियां क्या करती है, वहां की मिट्टी को बदलकर नवीन कर देती हैं, जलोढ़ मृदा को नवीन कर देती हैं और उपजाऊ कर देती हैं। ओके, तो पूछा जाता है कि नई जलोढ़ मृदा को और क्या कहते हैं, या नवीन जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो वह है खादर क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद खादर क्षेत्र की अगर बात करें कि ये आखिर कहां पर पाई जाती है, तो स्पेशली गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ठीक है, आप नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जब अपवाह तंत्र में, तो फिर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अभी शायद आपने कभी पढ़ा हो, क्योंकि आप अगर स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ाई की होगी ना, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट कंपलसरी लगता ही है, और उसमें नदियों का जो चैप्टर है वो होता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत नदियां सबसे आती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वह खादर क्षेत्र में, जो मैदान है वहां पर खादर क्षेत्र स्थित है, अर्थात वहां पर नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यदि हम राज्य की बात करें कि किन किन राज्यों में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ठीक है, इन क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, अर्थात खादर क्षेत्र इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में इसे तो खादर के नाम से ही जाना जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश में इसे खादर के नाम से ही जाना जाता है, किंतु पंजाब में नवीन जलोढ़ को, जो एक खादर क्षेत्र है, इसे बेट के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब में इसे कहते हैं बेट। ठीक है, तो पूछ सकता है कि बेट या फिर बेट किस क्षेत्र को कहते हैं, कहाँ कहते हैं बेट, तो याद रखिएगा खादर जो क्षेत्र है इसे पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान, हो गया आपका। अब इसके बाद तटीय मैदान बचा है, चौथा भाग जो था तटीय मैदान बचा है, और तटीय मैदान के बाद हम सीधे चलेंगे अपवाह तंत्र पर। ओके, नदियों का विश्लेषण हम करेंगे अगले चैप्टर में, मतलब इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो होगा तटीय मैदान का। दक्षिण भारत में स्थित तटीय मैदान है उनका द्वीप समूह हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद अपवाह तंत्र की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं नोट्स प्रिपेयर, तो कुछ इतना तो जरूर सिनॉप्सिस बना के रखिए कि आप रिवीजन उसको कर पाए। ओके, आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा, ये मेरी मन से इच्छा भी है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आए, मेरी बातें आप अच्छे से उसको एक्सेप्ट करो। ओके, और मेरी हर बातों को मानो, क्योंकि मैं जो भी कहूंगी आपके भले के लिए कहूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आज क्या, उत्तर का विशाल मैदान, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगले के लेसन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करती जाऊंगी पिछले चैप्टर के। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।